हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम नए सिलेबस के अनुसार कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और जिनके पास पुरानी किताब है उसमें ये प्रश्नावली 1.2 है क्योंकि 1.1 हटा दी गई है। सेम क्वेश्चंस है, आप पुरानी किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस सत्र 2023-24 में ये मेरा पहली क्लास है, पहला वीडियो है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि गणित बहुत अच्छा विषय है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके सभी सवाल, सभी बातें हमें हमेशा ध्यान रहती है। तो मैथ्स को, गणित को ध्यान से पढ़ो, कोई भी नहीं भूलोगे कभी भी। तो सभी आगे जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ हमारी 10वीं क्लास तक की मैथ्स ही हमें मिलने वाली होती है। तो शुरू से पढ़ने की आदत इस तरह से बनाएं कि ध्यान में रहे, काम चलाओ पढ़ाई करने से बचें। चलिए शुरू करते हैं हमारे नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई प्रश्नावली 1.1। और जो पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं वो 1.2 उनकी किताब में उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, पहले जो सवाल है उसमें आपके 5 सवाल दिए गए हैं। करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे समझिए। देखिए, अभाज्य तो हमको कुछ, आपको अभाज्य संख्याएं दिमाग में रहनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बस इतनी ही बहुत है। आपके दिमाग में ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, इससे आपकी पूरी किताब, पूरी प्रश्नावली के सवाल आसानी से हो जाएंगे। अब किस तरह से इन सवालों को करना है। पहला सवाल है 140, इसका क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो हल करते हैं हम। किस तरह से हल करेंगे समझिए। पहला सवाल 140। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 140 और इस तरह से। अब इसमें हम सबसे पहले 2 का भाग दे के देखेंगे। 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 सत्ते 14 और 0। ठीक है, फिर 2 का भाग फिर जा रहा है, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसमें 2 का 3 का भाग नहीं जा रहा, किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो हम इसमें 5 का भाग देंगे, तो 5 सत्ते 35। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है, और जब ये 1 हमें मिल जाता है तो हमारी ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हम अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को 2 की घात 2, 2 बार आ रहा है ना, तो हम इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 5 गुणा 7। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमें सवाल करने हैं। दूसरा है 156। 156 का हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए यही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने इस वाले सवाल में अपनाई थी। ठीक है, समझिए, देखिए कैसे करेंगे। दूसरा सवाल हमारा 156। तो 156, अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 1 बचा, 18 हो गए, 2 नाम 18। फिर अब किसका भाग जा रहा है, 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किसका जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ 13 का भाग जाएगा, और 13 एकम 13, 1 आ गया। हमारी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे, 156 बराबर 2 कितनी बार आया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको हम लिख सकते हैं
2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका हम तीसरा सवाल करते हैं। ठीक है, किस तरह करेंगे देखिए, समझिए। इसका अभाज्य गुणनखंड किस तरह से करेंगे समझिए। सबसे पहले किसका भाग देंगे, इसमें 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ कितने हो गए 1 तो 15 हो गए, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, वापस से 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, अब हम इसमें देंगे 5 का भाग, 5 अट्ठे 40 और 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25 आ जाएगा। अब वापस 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, कितने बचे 3 तो 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब इसमें केवल 17 का भाग जा रहा है तो हमने 17 का भाग दे दिया, ठीक है। और हम इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया, ठीक है। अब इसका चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल करने के लिए भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे अभाज्य गुणनखंड की। अब इसमें सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 5 का, तो 5 एकम 5, ये 0 0 ऐसे आ गया, और 5 एकम 5। अब इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा तो अभाज्य संख्या 5 के बाद में 7 है, तो हम 7 का भाग देंगे, और 7 एकम 7, 8 9 10, 3 बचे 30 हो गया, 7 चौक 28। अब 29 30 2 बचे तो 21 हो गया यहाँ पर, तो 7 तिया 21। अब इसमें किसका भाग जा रहा है 7 का भाग नहीं जा रहा, अब इसमें 11 का भाग देंगे। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या हमारी 11 है, तो 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचे तो 33 हो गया, 11 3 33। अब इसमें केवल 13 का भाग जा रहा है, और ये हमारा 1 आ गया। हमारी प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई। और अब हम इसको गुणनफल के रूप में किस तरह से लिखेंगे समझिए। ये 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो अब तक हम करते आ रहे हैं। अब तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं 2 3 5, इनमें से किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो अब इसमें 7 का भी नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जाता है, 13 का भी नहीं जा रहा। तो अब हम इसमें 17 का भाग दे के देखेंगे, तो 17 का भाग इसमें जा रहा है, ठीक है। तो 17 चौक 68 होते हैं, तो ये 4 बार गया, तो 74 में से 68 घटाया 6 आया, और ये 62 हो गया, ठीक है। तो 17 51, तो 3 बार गया, और 62 में से 51, 62 में से 51 को हम घटाएंगे तो हमारे पास 11 आया, और इस 9 को उतार लेंगे तो 119 आ जाएगा। तो 17 7 119 होते हैं, तो हमारा भाग गया 437 बार। अब इसमें हमें 17 का भाग नहीं जा रहा है, तो अगली अभाज्य संख्या 19 है, 19 का भाग देंगे। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इतनी सी अभाज्य संख्याएं दिमाग में रखें, और इनका भाग दे दे के हम देखेंगे किसका भाग जा रहा है, ठीक है। अब इसमें 19 का भाग देंगे, तो 19 दूनी 38, ठीक है। अब 43 में से 38 को घटाया तो हमारे पास क्या आया
5 और इस 7 को उतारा तो 57 हो गए। तो 19 का पहाड़ा बोलेंगे तो 19 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 57 आ जाता है, तो पूरा पूरा भाग चला गया। अब 23 में केवल 23 का ही भाग जाता है, तो 23 का दिया और यहाँ पर हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड हो गया है हमारा, तो इनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। तो हम 20 तक पहाड़े तो हमें इन गर्मियों की छुट्टियों में याद हो जाने चाहिए, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। नहीं भी होते हैं तो हमें पहाड़े बनाना आता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम दूसरा सवाल करते हैं। इसका दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये HCF और LCM क्या है। ठीक है, तो HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी वह महत्तम या सबसे बड़ी संख्या जो हमें जो संख्याएं दी गई होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। सबसे बड़ी संख्या इस तरह की लेते हैं, वही हमारा HCF होता है। ठीक है, इसके बाद में LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो अगर एग्ज़ाम में HCF आता है या महत्तम समापवर्तक, या इसको इस तरह से भी लिख देते हैं मस है। ठीक है, और इसको लेस है। ठीक है, तो हमें ये तीनों नाम ध्यान में होना चाहिए कि ये तीनों ही एक ही है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है जो दोनों संख्याएं, ये जो दो संख्याएं हमें दी गई है जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके। ठीक है, तो अभी जब हम सवाल करेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 का हमें क्या करना है, इन जो युग्म दिए गए हैं उनका HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM तथा इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्याएं जो हमें सवाल में दी गई है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF जो हम निकालेंगे HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। 26 और 91 पहला सवाल दिया गया है, तो 26 और 91। ठीक है, इसका सबसे पहले हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों संख्याओं का। तो सबसे पहले इसमें भाग दिया 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इसमें केवल 13 का भाग जा रहा है और 1 आ गया। हमारे अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया हमने यहीं समाप्त कर दी। अब 91, तो 91 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें 91 में 2, 3, 5 का भाग नहीं जा रहा, तो हम 7 का देंगे। 7 एकम 7, 8, 9, 2 बचे, 21 हो गया। 7 तिया 21 और यहाँ पर 13, 13 एकम 13। हमारी प्रक्रिया कंप्लीट। अब इसको हम लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 91 बराबर 7 गुणा 13। अब सबसे पहले इसका HCF ज्ञात करते हैं। HCF, तो HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो वह महत्तम यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याएं 26 और 91 दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। यानी इसमें से हमें कॉमन लेना है। कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो हमारा HCF होगा हमारा 13। मतलब हमें दोनों में कॉमन जो होगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो ये हमारा HCF आ गया। अब LCM ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करने के लिए अब सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके। ठीक है, तो इसके लिए ये 2 ले लिया,
गुणा 2 के बाद में 7, ठीक है, और इसके बाद में 13 दोनों में आ रहा है, हम एक बार ले लेंगे 13, ठीक है, और इन सबको गुणा करके लिख देंगे 182, ठीक है। ये हमारा HCF आ गया और ये हमारा LCM आ गया। अब हमें क्या करना है, सवाल में पूछा गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के, ठीक है। तो सत्यापन करते हैं, किस तरह से करेंगे सत्यापन, देखिए HCF गुणा LCM किसके बराबर में आना चाहिए, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो हमारा HCF आया है 13 और LCM क्या आया है, LCM क्या आया है, ये हमारा LCM है 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है ना। तो 182 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम संख्या बनानी है हमको, इसलिए 2 गुणा 7 गुणा 13 लिख दिया, है ना। तो अब इसमें 13 दूनी हो गए 26 और 13 सत्ते 91। तो हमारी संख्याएं क्या थी, दोनों 26 और 91, और यहाँ पर क्या आया है 26 और 91 का गुणनफल। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, दी गई संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा सत्यापन हो गया। हमसे यही पूछा गया था कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो क्या HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, बिल्कुल उनके गुणनफल के बराबर है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा इसी का है, दूसरा 510 और 92 दिए गए हैं और इसमें हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, और ये दोनों ज्ञात करने के बाद में इसका सत्यापन भी हमें करना है कि दी गई जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर है। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने पहले में की थी। चलिए समझिए, दूसरा सवाल 510 और 92 दिए गए हैं, तो प्रक्रिया हम वही अपनाएंगे। 510 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और इसी तरह से 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 11, 2 पंजे 10, 1 बचा, वापस से 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब इसमें हम 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अगली अभाज्य संख्या हमारी 5 है, तो 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, और यहाँ पर हमारी प्रक्रिया खत्म। यहाँ पर 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छिक्की 12, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 में केवल 23 का ही भाग जाएगा। ये हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब हम इनके गुणनफल के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और यहाँ पर ये लिख देंगे 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब हम सबसे पहले HCF ज्ञात कर रहे हैं, तो HCF में सबसे पहले कॉमन देखेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोबारा 2 इसमें नहीं आया है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो एक बार 2, फिर 3 इसमें नहीं है, 3 नहीं लेना, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, तो हमारा HCF क्या हो गया 2। तो अब LCM ज्ञात करेंगे। LCM ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके, ऐसी संख्या LCM कहलाती है। तो क्या करेंगे, ये 2 की घात 2 2 बार आया हुआ है ना, ये 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा अब क्या है 5, फिर 17, फिर इसमें क्या आया है 23, इनको ले लेंगे और गुणा कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया 4, ये हो गया 15 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है। इसके बाद में 15 को 4 से गुणा किया 60 आ गया, 17 गुणा 23 और 17 गुणा 60 करेंगे तो ये आ गया, और 23
और इसको गुणा करने पर, इसको हल करने पर 23,460 हमारे पास ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, आगे हम सत्यापन करेंगे। सत्यापन का तरीका क्या रहता है हमारा, HCF गुणा LCM बराबर, HCF तो हमारा 2 आया था, ठीक है, और LCM हमारा 23,460 आया है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, खोलकर अगर हम इसको लिखें तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, तो हम इसको इस रूप में लिख लेंगे। 2 गुणा, आप इसको गुणा करके और दोनों संख्याएं जो हमें दी गई है, दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं भी गुणा करके लिख सकते हैं, जो बराबरी आएगी। लेकिन ये तरीका ज़्यादा सरल है, तो मैं आपको सरल तरीका बता रही हूँ, आपको इसी तरह से करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास इजी वे में हमारे पास प्राप्त हो रहा है, तो इसका ही तो गुणनफल ये आया है, तो हम इसको इस रूप में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है, 510 है और 92 है। ठीक है, तो 510 और 92 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है, और गुणा 2 की घात 2 गुणा 23। इस 2 की घात 2 और इस 23 को हमने साथ में लिखा है और इन सभी को एक साथ लिख लिया है। ठीक है, अब जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनको गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 510 और ये 2 दूनी 4 हो गया, और 23 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 92। तो अब हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, दी गई संख्याओं का गुणनफल, तो यही हमें जांच करना था। बराबर आ गया, हमारा सवाल हल हो गया। इसका अगला सवाल करते हैं। इसका अगला सवाल है 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। देखिए 336 और 54, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। हमारी प्रक्रिया वही रहेगी, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, समझ चुके होंगे, तो बहुत आसान सवाल है। देखिए अब इसमें सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 13 हो गए, 2 छिक्की 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर दोबारा 2 का भाग जा रहा है, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का वापस से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा। अगली अभाज्य संख्या हमारी 3 है, 3 सत्ते 21, तो 7 का भाग दिया इसमें, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। हमारी प्रक्रिया कंप्लीट। अब हम 54 में दे रहे हैं, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 में से 4 गए तो यहाँ पर 14 हो गए, 2 सत्ते 14। 3 का देंगे, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 3 का फिर से दिया तो 3 एकम 3। ठीक है, तो अब हम इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, 336 बराबर 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7, और यहाँ पर इसको लिखेंगे 54 बराबर 2 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, तो अब सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 ले लिया, 3 इसमें है, 3 इसमें भी कॉमन है, तो ये 3 ले लिया, तो हमारा HCF आ गया 6। HCF का मान आ गया 6। अब हम LCM ज्ञात करेंगे। LCM बराबर, तो LCM ज्ञात करने के लिए पहले 2 की घात 4, ठीक है, फिर इसके बाद में 3 की घात 3, ये भी ले लिया, और 7 भी आ रहा है तो ये
7 भी ले लिया। ये दो एक बार आ रहा था, इसमें 2 की घात 4 आ रही है तो हमने 2 की घात 4 ले ली। इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 3 बार 3 आ रहा है तो ये हमने ले लिया और यहाँ पर 7 ले लिया। इसको हल कर लेंगे तो ये 16 हो गया। 2 की घात 4, 2 को 2 से ही 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 गुणा, इसका मतलब क्या है 3 को 3 से ही 3 बार गुणा करना है। 3 तिया 9, 9 ती 27 और गुणा 7। ठीक है, आया समझ में। अब इसको हम हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो ये 16 गुणा 27 को 7 से गुणा किया तो 189 और इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो 3024 ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन का तरीका हमारा वही रहेगा जो हम अब तक 2 सवालों में ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, तो HCF गुणा LCM। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आया है 6 गुणा LCM क्या है 3024। इसको क्या लिख सकते हैं 3024 को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस रूप में लिख लेते हैं 6 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7, ये लिख लिया हमने। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब इसमें 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7 इनको हम एक साथ गुणा कर लेंगे और ये एक 3 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बच गया 3 की घात 2 गुणा इस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 या फिर 6 ही छोड़ दे, गुणा करने पर हमारी संख्या बन जाएगी। जब आप इनको गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाता है 336 और फिर आगे की संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 54। ठीक है, आगे इसको हल करें तो हमारी संख्याएं तो हमारे पास आ गई है, हम इन्हीं को हल कर रहे थे तो हम इसको क्या लिख देंगे बराबर में दी गई संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल जिसमें हमारे 3 सवाल थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका अगला सवाल करते हैं। बहुत आसान सवाल है तीसरा सवाल, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इतने सारे सवाल बहुत अच्छे से समझे हैं आपने। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 12, 15, 21 दिए हैं। इस तरह से 1, 2, 3 सवाल दिए हैं। पहला सवाल देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है। और अभाज्य गुणनखंड कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो यहाँ से 2 का भाग दिया, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पर जब इसको करेंगे तो इसमें 3 का जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। और जब इसको हल करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे 12 बराबर क्या लिखेंगे 2 की घात 2। ठीक है, 2 2 बार आया हुआ है गुणा 3 और यहाँ पर 15 बराबर 3 गुणा 5। ठीक है, और यहाँ पर 21 बराबर 3 गुणा 7। ठीक है, अब इन तीनों का HCF ज्ञात करना है हमें। तो HCF ज्ञात करने के लिए इन तीनों में जो कॉमन आ रहा होगा वो हम लेंगे। 3 है, 3 है, 3 है, इसके अलावा कोई तीनों में हमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर हमारा HCF हो गया 3। ठीक है, अब LCM ज्ञात करेंगे। LCM ज्ञात करने के लिए 2 की घात 2 ले लेंगे, 2 की घात 2, इसके बाद में 3 3 3 तो तीनों में से 3 ले लिया। फिर यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 भले ही दूसरे में नहीं आ रहा है लेकिन 5 इसमें आ रहा है तो 5 भी ले लिया और फिर 7 भी हम ले लेंगे। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे। ये तो हो गया 2 दूनी 4 गुणा 3 पंजे 15 गुणा 7 बराबर 420। ठीक है, ये हमारा LCM हो गया। ठीक है, इसका दूसरा सवाल है 17, 23 और 29, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से
तो इसके दूसरे सवाल को हल करने का तरीका भी हमारा यही रहेगा। देखिए बहुत आसान है, फटाफट से देख लीजिए। 17, 23, 29 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 17 में 17 का ही भाग जाएगा, ये प्रक्रिया यहीं कंप्लीट हो गई। इसी तरह 23 में 23 का भाग जाएगा, 23 एकम 23, और इसमें 29 एकम 29। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 17 बराबर 17 के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ गुणा 1 लिख देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर 23, तो 1 गुणा 23 लिख सकते हैं। और इसी तरह से 29 बराबर 1 गुणा 29 लिख सकते हैं। जब हम HCF लिखेंगे तो HCF में यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या मान लिखेंगे, 1। ठीक है, HCF हमारा हो गया 1। अब LCM ज्ञात करेंगे। LCM ज्ञात करने के लिए 17, 23 और 29 इन तीनों को गुणा कर लेंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, और जब आप इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,339, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे इसका तीसरे का दूसरे सवाल का आंसर ये हमारे पास आ गया। हमारी प्रक्रिया वही रहेगी। अब इसका तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे का तीसरा देखिए, तीसरे का तीसरा सवाल में 8, 9 और 25 दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करना है, तो हमारी प्रक्रिया यही रहेगी जो हम अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसी प्रोसेस से हमें आगे करना है। चलिए देखते हैं। 8, 9 और 25। ठीक है, तो इसका वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये तो हो गया 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और जब इसमें हम 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और इसको करेंगे तो 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग 5 बार गया, और 5 एकम 5। ठीक है, हमारी प्रक्रिया संपूर्ण हो गई इसमें। अब ये पूर्ण होने के बाद में हम इनको 8 बराबर क्या लिखेंगे, 2 की घात कितनी है, 1 2 3, 2 की घात 3, और 9 में 3 की घात 2। ठीक है, और 5 में 25 में 5 की घात 2। ठीक है, अब इसका जब LCM ज्ञात करेंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब हमें क्या लेना है, 1 1 1। ठीक है, तो इस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमारा HCF आ जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, और LCM हमारा आ जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 है सबसे पहले, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इसको हल कर लेंगे, और हल करने के बाद में हमारे पास, इनको जब हल करेंगे तो 72, और जब इसको हल करेंगे तो 25, और इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास ये आया, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका चौथा सवाल है 1.1 का। HCF 306, 657 का 9 दिया गया है। HCF क्या निकाल रहा है, इन दोनों संख्याओं का 9, और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, HCF दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो एक संख्या है वो A है, इसको हम 306 लिख देंगे, और दूसरी संख्या जो है वो B है, 657। ठीक है, और इन दोनों का HCF हमें दिया गया है 9। ठीक है, ये सब हमें दिया है। ठीक है, और A और B हमने मान लिया है। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, अब हमारे पास में, अभी हम इतनी देर से जो सवाल कर रहे थे उसमें हम HCF LCM निकालते थे। अब यहाँ पर हमें HCF दिया गया है, कितना दिया गया है, 9, और LCM हमसे पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं हमारे पास A और B है। ठीक है, तो अब LCM ज्ञात करना है, तो LCM को हम यहीं रहने देंगे, और इसको जब पक्षांतरण करेंगे तो ये
बटा में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर a और b का मान रख देंगे। a का मान क्या माना, 306 था, और b का मान 657, दोनों संख्याएं थी। आप यहाँ a और b नहीं माने, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दो संख्याएं जो हमें दी गई है 306 और 657, तो 306 गुणा 657 बटा 9। जब हम इसको हल करेंगे, जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,338। हल करना बहुत आसान है, कोशिश करें। देखो, इसको हम काटेंगे, 9 तिया 27, 28 29 30, 3 बचे तो 36 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 चौका 36, ये आपस में इतनी बार कट गया, 34 बार। 34 को जब 657 से गुणा किया तो हमारा पास आया 22,338। ये हमारा आंसर है जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, इसका 5वां, 6वां, 7वां सवाल अभी बाकी है, और ये तीनों सवाल अगले वीडियो में करवाऊंगी मैं आपको। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।